जी हाँ, अपनी आँखों को अपने बाद भी जीवित रखें। मृत्यु के 6 से 8 घंटों तक किया गया नेत्रदान 2 व्यक्तियों को रोशनी देगा। नेत्रदान का चाहे पूर्व संकल्प ना भी किया हो, तब भी नेत्रदान के लिए फैसला मृतक के करीबी रिश्तेदार कर सकते हैं। नेत्रदान की इच्छुक व्यक्ति नागरिक अस्पताल या निकटतम नेत्र बैंक से संपर्क करें। नेत्रदान को परिवार की परंपरा बनाएं, किसी के अंधेरे जीवन में रोशनी लाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रतिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोवैक्सीन को सितंबर के मध्य तक मंजूरी मिल सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड रोधी टीका लगाने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 290 रुपये प्रति क्विंटल करने को स्वीकृति दे दी है। और हरियाणा के रेवाड़ी जिले को सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध करवाने में पहला स्थान मिला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि हो सकता है कि भारत में कोविड-19 एंडेमिक स्टेज में दाखिल हो गया हो, जहां अब निम्न और मध्यम स्तर पर संक्रमण हो रहा है। इस अवस्था में आबादी वायरस के साथ रहना सीखती है। यह अवस्था महामारी की स्थिति से बहुत अलग है, जब वायरस आबादी पर हावी हो जाता है। भारत में निर्मित कोविड रोधी वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने बारे उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का तकनीकी समूह कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर संतुष्ट हो जाएगा और ये इसके अधिकृत टीकों में से एक होगी। उन्होंने कहा कि सितंबर के मध्य तक एक वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। एक निजी मीडिया के साथ साक्षात्कार में डॉक्टर सौम्या ने कहा कि भारत के आकार और देश के विभिन्न हिस्सों में जनसंख्या की विविधता और रोग प्रतिरोधक क्षमता के स्तर के मद्देनजर ये काफी हद तक संभव है कि राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में ये स्थिति थोड़े उतार चढ़ाव के साथ इसी तरह जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया कोविड टीकाकरण का 70% आंकड़ा पार करने की स्थिति में होगी और फिर देशों में स्थिति सामान्य हो सकती है। बच्चों में कोविड संक्रमण के बारे में डॉक्टर सौम्या ने कहा कि अभिभावकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संक्रमित होने पर भी ज्यादातर बच्चों पर कोविड-19 का असर बहुत कम होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों के शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड रोधी टीका लगाने का आग्रह किया है। एक ट्वीट में श्री मंडाविया ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस से पहले उनका टीकाकरण करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को कोविड वैक्सीन के 2 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये वैक्सीन इस महीने सभी राज्यों को दी जाने वाली वैक्सीन के अतिरिक्त है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दी है, जो अब तक का सर्वाधिक उचित मूल्य है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उपभोक्ता मामले तथा खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना उत्पादक किसानों तथा उनके आश्रितों को फायदा होगा। आज दोपहर मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि इससे चीनी मिलों और उनसे जुड़ी गतिविधियों में कार्यरत 5 लाख कामगार लाभान्वित होंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने आज पंचकुला में अकादमी परिसर में सुप्रसिद्ध साहित्यकार एवं केंद्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष माधव कौशिक के सानिध्य में संपन्न हुए लोकार्पण कार्यक्रम में अकादमी के महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार डॉक्टर संतराम देशवाल की 21वीं सदी के ललित निबंध
और हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विधा नामक 2 पुस्तकों का विमोचन किया। साथ ही सोनीपत की कवित्री डॉक्टर राजकला देशवाल के उजली राहें नामक कविता संग्रह का भी लोकार्पण किया गया। डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने दोनों साहित्यकारों को इन पुस्तकों के सामयिक लेखन के लिए अकादमी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये बेहद खुशी की बात है कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी हरियाणा के लेखकों की लेखनी लगातार चलती रही, जिससे साहित्य जगत को ऐसी उत्कृष्ट पुस्तकें मिल रही हैं। फील्ड आउटरीच ब्यूरो हिसार द्वारा आज कुरुक्षेत्र जिले के बिहोली गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं। कार्यक्रम को श्री कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र के संग्रहालय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा ने भी संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में शहीदों और ऐतिहासिक स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में इस विषय पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसके अलावा कार्यक्रम में दूसरे फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पंजीकृत कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। आज़ादी का महोत्सव कार्यक्रम कल भी जारी रहेगा। हरियाणा में सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाली सेवाओं को समय पर उपलब्ध कराने पर रेवाड़ी जिले को पहला स्थान मिला है। सरल पोर्टल पर जिले में किए गए 98,019 आवेदनों में से 95,070 आवेदनों पर सेवा का अधिकार नियम के तहत सेवाएं प्रदान करके रेवाड़ी ने पूरे प्रदेश में 9.6 का स्कोर हासिल किया है। हरियाणा सूचना का अधिकार आयोग की सचिव मीनाक्षी राज ने बताया कि आयोग के प्रयासों से आज विभिन्न सरकारी विभागों की 551 सेवाओं को इस अधिनियम के दायरे में लाया जा चुका है। उन्होंने रेवाड़ी में सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन कार्य किए जाने की प्रशंसा करते हुए सभी को इससे प्रेरणा लेने की अपील की। टोहाना से जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र बबली ने आज सिरसा में कहा कि जल्द ही किसानों और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनेगी। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए ही मामला सुलझेगा। विधायक बबली ने किसानों को नसीहत दी है कि किसान राजनीति छोड़कर बातचीत के लिए समिति का गठन करें। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में ही कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। किसानों के नाम पर राजनीति गलत है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द इस मामले को सुलझाना चाहती है और कानूनों में संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन किसान राजनीति छोड़कर केंद्र सरकार से बातचीत के लिए आगे आए। पलवल के नागरिक अस्पताल में आज नेत्रदान पखवाड़ा मनाया गया। सिविल सर्जन डॉ ब्रह्मदीप सिंह ने बताया कि 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा आज से 8 सितंबर तक मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि नेत्रदान के लिए समाज को प्रोत्साहन करें ताकि इससे लोगों की अंधेरी दुनिया में उजाला हो सके। अंबाला जिले में आज जिला युवा शक्ति संगठन के तत्वावधान में स्वर्गीय ईश्वरचंद मित्तल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान संग्रह हेतु पीजीआई चंडीगढ़ से डॉक्टर गरिमा सिवाच के नेतृत्व में आई टीम ने 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया। रक्तदान शिविर में जिला युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह नेकनावा ने 28वीं बार, महासचिव सोहन लाल झीडीवाला ने 18वीं बार, जिला युवा शक्ति संगठन की सक्रिय सदस्य सुनीता नेकनावा ने 7वीं बार रक्तदान किया। यमुनानगर में भी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा राज्य रक्त संचरण परिषद के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 100 यूनिट रक्त जमा हुआ। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 7 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में जहां किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा, वहीं किसानों की सहकारी समिति, किसान उत्पादक संगठन, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने पर 80% अनुदान दिया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।